अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो भी एयर पोल्यूशन का एक टॉपिक है और इसका जो टॉपिक का नेम है वो है जी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स होते क्या हैं। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। हमने देखना है कि एरोसोल्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और प्राइमरी एरोसोल्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी एरोसोल्स कौन से होते हैं। तो आपसे ये कहना था कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इसके बारे में डिटेल से पता हो चल सके कि पेपर के लिहाज से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। इसके अलावा आपको मज़ीद वीडियोस के अंदर आप ये देखेंगे कि मैं आपको पास्ट पेपर्स की अटेम्पटेशन भी बताऊंगी कि पास्ट पेपर्स में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और वीडियो के अंदर ही आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ठीक है जी। अपने दोस्तों को भी बताएं और अगर उनके माइंड में कोई टॉपिक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। एरोसोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, फाइन ड्रॉप्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड एरोसोल्स। इसका मतलब ये है जी कि हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, जो कि हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, उनको हम कहते हैं एरोसोल्स। जैसे कि स्मोक के पार्टिकल्स हो गया, ये सारे ये भी एरोसोल्स में आ जाते हैं। डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, ये भी एरोसोल्स में आ जाते हैं। अगर ऐश है, राख है, वो हवा से उड़ जाती है, वो भी एरोसोल्स के पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये थी एरोसोल्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज देखा जाए नेचुरल सोर्सेज में तो वोल्केनोज, जब लावा फट जाता है तो उस जगह पे एक तो लावा बह के आ जाता है, दूसरा जो हवा के अंदर उसके पार्टिकल्स जा रहे हैं वो भी एरोसोल्स हैं। डस्ट स्टॉर्म्स जो हमारे वो हवा के साइक्लोन्स होते हैं या फिर हवा के तूफान होते हैं, उनकी वजह से भी एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हवा के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो काफ़ी देर तक एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। उसके अलावा जंगलों के अंदर आग लग जाती है, जैसे कैलिफोर्निया के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आग लग गई। उसके बाद हवा के अंदर, एयर के अंदर जो एरोसोल्स हैं वो सस्पेंड रहेंगे ऐश की फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में। उसके अलावा वेजिटेशन के ऊपर जो स्प्रे करते हैं, खादें, फर्टिलाइजर्स, ये जो स्प्रे फॉर्म के अंदर हम पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सारे एरोसोल्स के अंदर आते हैं। होप सो आपको सोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ एरोसोल्स कितनी हैं। सबसे पहले देखा जाए टाइप्स में, उसमें हम देखेंगे जी एरोसोल्स प्राइमरी तरह के भी हो सकते हैं और सेकेंडरी एरोसोल्स भी होते हैं। अब प्राइमरी एरोसोल्स कौन कौन से हैं जी। प्राइमरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स, प्राइमरी जिनका सोर्स एक ही है और उनका सोर्स नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में जैसे कि वोल्केनोज आ गया, डस्ट स्टॉर्म्स आ गए, ये सारे प्राइमरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स हैं और ये वो पार्टिकुलेट्स हैं जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स में देखें, मैंने आपको बताया सी सॉल्ट, मिनरल एरोसोल्स, वोल्केनिक डस्ट, स्मोक, सूट एंड सम ऑर्गेनिक्स। अच्छा जी, सी सॉल्ट की बात करें तो सी सॉल्ट किस तरह से प्राइमरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल है। देखें जी, सी सॉल्ट समुद्री नमक, जब उसके वेपर्स बनेंगे, सी सॉल्ट की बात करें तो सी सॉल्ट के जब वेपर्स बनेंगे ओशन के अंदर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा गर्मियों के अंदर, तो समुंदर के पानी के जो वेपर्स बनेंगे जब वो हवा में जाएंगे तो वो भी एरोसोल का काम करेंगे। तो इसीलिए हम सी सॉल्ट को भी प्राइमरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स में
कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। ये वो एरोसोल्स हैं, वो पार्टिकुलेट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर जाके बनते हैं और इसके अलावा कन्वर्जन हो जाती है इनकी एक से दूसरे पार्टिकल के अंदर। प्राइमरी के अंदर डायरेक्ट वो इमिट हो रहे थे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये जो हैं ये इनका कन्वर्जन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सल्फेट्स बन रहे हैं, नाइट्रेट्स बन रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स बन रहे हैं। ये जो एरोसोल्स हैं इनके अंदर नेचुरल भी आते हैं और मैन मेड भी आते हैं। नेचुरल में हमने देखा सॉइल डस्ट, सी सॉल्ट, वोल्केनिक डस्ट, ओशियानिक सल्फेट्स। उसके अलावा जी मैन मेड इंडस्ट्रियल सल्फेट्स की बात करें, सूट, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये सारे हैं मैन मेड एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। ये थी जी टाइप्स ऑफ एरोसोल्स। अच्छा जी, तो हमने बात की थी अभी प्राइमरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की और सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की, ठीक है जी। उसके बाद हम एरोसोल्स के डायामीटर की बात करें तो एरोसोल्स का डायामीटर है 0.002 मीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो एरोसोल्स जो हैं वो स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब ये हवा के अंदर स्कैटर हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। जैसे कि परफ्यूम का स्प्रे है, हम रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करें तो वो दूसरे कॉर्नर तक भी स्कैटर हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। उसके अलावा एब्जॉर्ब, एरोसोल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी सरफेस में कहीं भी। उसके अलावा इमिट रेडिएशंस, ये रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करते हैं, क्लाउड न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्लाउड न्यूक्लियाई का प्रोसेस देख लेते हैं जी। छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद वो ह्यूज पार्टिकल्स बनाते हैं और वो पार्टिकल्स क्लाउड की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी क्लाउड न्यूक्लियाई। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी एरोसोल्स की। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो सर्व एज मीडिया फॉर सेवरल केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के दौरान हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बहुत से दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होता है, तो ये एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं एरोसोल्स, क्योंकि इनके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इनकी प्रेजेंस में हो सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं जी केमिकल कंपोनेंट्स की तरफ। ये केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जी। इसके अलावा केमिकल कंपोनेंट्स में देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। 60 to 80% तक सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। उसके बाद टेम्परेचर देखा जाए तो किस टेम्परेचर पे ये होगा, -80 डिग्री टू -45 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा OCS, कार्बनाइल सल्फाइड, ये भी एक केमिकल कंपोनेंट है। होता क्या है, इसके अंदर कार्बन है, सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हम इसको कार्बोनाइल सल्फाइड कहते हैं, OCS। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस भी प्रेजेंट होती है। ये सारे केमिकल्स जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे एरोसोल्स के। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर की केमिस्ट्री देखा जाए, ट्रोपोस्फेयर के अंदर HCl, वाटर, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखें जी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O, वाटर, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी एरोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी या उनके साथ रिएक्शन करके ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी और इसके केमिकल कंपोनेंट्स में इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एरोसोल्स देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं डिस्पर्शन की बेस पे। एक ये है मोनो डिस्पर्स्ड और दूसरे हैं पोली डिस्पर्स्ड। मोनो डिस्पर्स्ड, मोनो का मतलब होता है जी सिंगल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डिस्पर्स होने वाले पार्टिकल्स हैं उनका साइज यूनिफॉर्म होगा, एक ही साइज के पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि ये सारे पार्टिकल्स आपको एक ही फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। दूसरे हैं जी पॉली डिस्पर्स्ड,
उनके अंदर डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स जो हैं वो एक पार्टिकल्स की एक रेंज प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल छोटे पार्टिकल भी होंगे, बड़े पार्टिकल्स भी होंगे। तो ये थे जी पॉलीडिस्पर्स्ड एरोसोल्स। ये था जी आज का हमारा लेक्चर एरोसोल्स के बारे में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको बताती चलूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, कितने मार्क्स का आता है और आपने क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन आता है डिफाइन एरोसोल्स, कि एरोसोल्स को आपने डिफाइन करना है। ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है। ज़्यादातर बीएस के जो पास्ट पेपर्स में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है एरोसोल को, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ देयर सोर्सेज। हमने सोर्सेज बताने हैं, जैसे कि आज के हमारे लेक्चर में आपको मैंने सोर्सेज भी बताए एरोसोल्स के, देयर सोर्सेज। और इसके अलावा आ जाती है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन के अंदर यही स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के केमिकल कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी पार्टिकल साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। पार्टिकल का साइज बताना है आपने, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। ये सारी बातें एरोसोल से रिलेट करती हैं। एरोसोल का ही साइज बताना है हमने, उसकी केमिकल कंपोजिशन बतानी है। उसके बाद व्हाट आर देयर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बताने हैं। व्हाट आर देयर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। ये है जी एक लॉन्ग क्वेश्चन और 10 मार्क्स का ये लॉन्ग पूछा जाता है पास्ट पेपर में, या फर्दर भी आ सकता है। सबसे पहले आपने अटेम्पटेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसके सोर्सेज आ जाते हैं जिस तरह क्वेश्चन की डिमांड होगी, फिर उसके बाद इसकी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, उसके बाद आ जाता है जी इसका पार्टिकल का साइज, उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन, और फिर उसके बाद फाइनली इसके इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एरोसोल्स के ऊपर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ काइंडली पूरा देखा करें, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हम लोग करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।